recording. नमस्कार, आज आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ आज जुड़े हैं श्री सुमन बत्रा जी, जो भारत के काफ़ी प्रसिद्ध अधिवक्ता हैं और इंडिया में काफ़ी पॉलिसी चेंजेस लाने में इनका एक बहुत ही प्रमुख रोल रहा है। खासकर अगर देखा जाए तो इंसॉल्वेंसी के क्षेत्र में नया जो आईबीसी कोड आया है उसमें सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि आईबीसी से पहले भी जितने भी बिजनेस लॉज बने हुए हैं उसमें सर का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। सर काफ़ी कैपेसिटीज़ में पॉलिसी के क्षेत्र में काम किए हैं। ये सीनियर कंसल्टेंट वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ में काफ़ी इनका योगदान रहा है और हम आपके आभारी हैं सर कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे साथ आप जुड़ने का प्रयास किया। थैंक यू। और दोस्तों, आज हमारे साथ डॉक्टर पार्थ जे शाह हैं। पार्थ को किसी भी इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। ये फाउंडर हैं आईएसपीपी के। आईएसपीपी इंडिया का सबसे पहला पॉलिसी डिजाइन थिंकिंग स्कूल है। ऐसे तो पॉलिसी स्कूल्स बहुत है देश में, बट पॉलिसी डिजाइन स्कूल पहला आईएसपीपी ने शुरू किया और बहुत अच्छा काम कर रहा है आईएसपीपी। पर मैं आपको सीधे बातचीत में ले चलूंगी क्योंकि दो बहुत प्रमुख लोग हमारे साथ हैं। मैं समय इनका बर्बाद नहीं करना चाहूंगी। बातचीत के पहले आपको मैं बताना चाहूंगी कि आईएसपीपी ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, लोक नीति। यह हिंदी भाषियों के लिए पब्लिक पॉलिसी में 4 महीने का कोर्स ऑफर करेगा। इस कोर्स की विशेषता जो है वो यह है कि यह थ्योरी लाइट और स्किल एंड प्रैक्टिस हैवी है। इसका मतलब यह है कि आप 4 महीने में कुछ तो थियोरेटिकल आप बातें सीखेंगे, पर मेजरेबल स्किल्स आपको मिलेंगे जो आपको इनेबल करेगा कि आप पॉलिसी डिस्कोर्स में आप मेन स्ट्रीम में आप भाग ले पाए। अब आप सोचेंगे कि हम हिंदी भाषियों के लिए क्यों शुरू कर रहे हैं, तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि आईएसपीपी का एक बड़ा मेन बिलीव है कि पब्लिक पॉलिसी डिस्कोर्स, पब्लिक पॉलिसी की जो नॉलेज है उसकी डेमोक्रेटाइजेशन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कहीं ना कहीं हिंदी भाषी इस क्षेत्र से पड़े रह गए हैं, भाग नहीं ले पाए हैं। और चूंकि पब्लिक पॉलिसी बनती है लोगों के लिए, लोगों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए, जरूरी है कि लोगों की इसमें भागीदारी हो। लोकल प्रॉब्लम्स वहां के लोकल लोग समझ पाएंगे, तो इसलिए आवश्यकता है कि लोकल लोग इसमें भाग लें। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जोड़ना चाहेंगे हिंदी भाषियों को, नॉन इंग्लिश स्पीकर्स को, एक आसान बोलचाल की भाषा में पॉलिसी का कोर्स ऑफर करेंगे। कोर्स का जो मेन फोकस एरिया होगा वो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, डेटा और कानूनी बातचीत। इसी के साथ हम शुरू करते हैं। पार्थ, अब मैं आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही हूँ कि आप इस कॉन्वर्सेशन को सूत्रधार के रूप में, मुख्य सूत्रधार के रूप में आप इसको ले चलिए। पार्थ, आपका एक्सपीरियंस एज अ फाउंडिंग डायरेक्टर आईएसपीपी रहा और आप पब्लिक पॉलिसी के क्षेत्र में आप ऑलमोस्ट 3 दशक से जुड़े हुए हैं। तो आई थिंक आपका यह अनुभव, और स्पेशली जब आप एक लॉयर के साथ इंटरैक्ट करेंगे, बहुत सही रहेगा कि तो पहला क्वेश्चन मैं चाहूंगी कि आप सुमन सर से रखिए, अपने अनुभव को देखते हुए कि आपने क्या हर्डल्स देखे हैं और क्या लगता है कि लॉयर्स कैसे इसमें सहयोग दे पाएंगे। धन्यवाद सुमन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा के अंदर। एक बड़ा सॉर्ट ऑफ इनिशिएटिव जो आईएसपीपी ने लिया हुआ है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। मैं समझना चाहता हूँ आपसे। तो जब मैं सोचता हूँ लोक नीति के बारे में और सोचता हूँ कि आम आदमी किस तरह से उसे देख रहा है, तो सबसे पहला सवाल मेरे मन में यह आता है कि शायद आम आदमी समझता है कि लोक नीति एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, टेक्निकल चीज है जो कुछ एक्सपर्ट्स करते होंगे, उससे मेरी लाइफ का क्या लेना देना है।
अगर वो थोड़ा पढ़ते भी है न्यूज़पेपर के अंदर तो सुनते हैं कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस के लिए पॉलिसी बन रही है, किसी को फ़ायदा हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है उस पॉलिसी के अंदर। तो आई थिंक सामान्यतः लग रहा है कि आम आदमी समझता है कि लोक नीति कभी दूर की बात है, उसके साथ मेरा कुछ लेना देना नहीं है। तो आपसे समझना चाहता हूँ आपसे कि आपकी जो अनुभव रही है, आपने जो काम किया है उसके अंदर, तो कैसे हम समझाएं लोगों को कि ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो उनको समझना भी है, उनको साथ भी लेना है उसके अंदर, और उसका जो इम्पैक्ट होने वाला है वो उनकी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट होता है। सबसे पहले तो अपना आभार प्रकट करता हूँ मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, और मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं आपके साथ अपने कुछ विचार शेयर कर सकूं, और आपके माध्यम से आपके स्टूडेंट्स, पोटेंशियल स्टूडेंट्स और बाकी सबके साथ भी। और उसके साथ साथ मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूँ एक ये लोक नीति और एक नया ये कोर्स स्टार्ट करने के लिए। इसकी बहुत ज़रूरत थी, और जैसे हम चर्चा करेंगे उसकी ज़रूरत और ऊपर निकल करके आएगी, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी रेलेवेंस, उसके बारे में भी बात करेंगे। बट ISPP को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आपने डॉक्टर शाह जैसे कहा कि लोग शायद इम्पोर्टेंस और अहमियत नहीं समझते हैं पॉलिसी मेकिंग की, कैसे वो उनकी जिंदगी को छूती है, लाइफ को टच करती है। मेरा इसमें विचार देखने का थोड़ा डिफरेंट है। मुझे लगता है कि लोगों को पॉलिसी मेकिंग में बहुत इंटरेस्ट है और वो पॉलिसी मेकिंग के साथ जुड़ना भी चाहते हैं, मगर उनका जो दायरा और विजन और लिमिटेशन है वो बहुत सीमित है। अगर आप गांव में चले जाओ तो सबसे एक्टिव हब है वो पॉलिसी मेकिंग के लिए, लेकिन उनकी जो पॉलिसी एस्पिरेशन होती है वो ये होती है कि गांव में पानी आ जाए, बिजली आ जाए, ट्यूबवेल लग जाए, इसकी नौकरी लग जाए, उसका ये हो जाए, उसके लिए ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। वो अपनी जरूरतों के हिसाब से वो पॉलिसी की मांग करते हैं। उनको नेशनल पॉलिसी से, स्टेट पॉलिसी से इतना कुछ लेना देना नहीं होता है। वो अपनी जरूरतों से जोड़ते हैं पॉलिसी को, मेरा ये समझना है। और मैं गांव में रहा हूं, मैं इसलिए मैं जानता हूं कि चौपाल में हर घर घर में पॉलिटिक्स होती है, वो पॉलिसी मेकिंग की बात करते हैं, मगर उनका दायरा जो होता है वो बहुत सीमित होता है। जितना वो देख सकते हैं अपनी जरूरतों तक, वो उतना तक समझने की कोशिश करते हैं, उतनी उनकी एस्पिरेशंस होती हैं, उतनी कंप्लेंट्स होती हैं, कनेक्ट या डिस्कनेक्ट होता है। मगर अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चले जाएं तो वो बात थोड़ी सी और खुल जाती है। वहां के जो लीडर्स हैं, लोग हैं जो जुड़े हैं, चाहे पॉलिसी मेकिंग से या कैसे, या पॉलिटिक्स से या सोशल लेवल पे, उनकी थोड़ी सोच और बढ़ जाती है। और अगर आप स्टेट लेवल पे जाएं तो वो स्टेट लेवल पे सोचना शुरू कर देते हैं। मगर आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक आम आदमी जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में है, उसको एक्सटर्नल अफेयर्स से कोई लेना देना नहीं है, उसको डिफेंस से कोई लेना देना नहीं है, उसको पुलिस रिफॉर्म से कोई लेना देना नहीं है, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। क्या कानून बनते हैं इकोनॉमिक्स में, कौन सा नया कानून बन रहा है, उनसे कोई उनको कोई लेना देना ही नहीं है। वो डिस्कनेक्ट है। और वो डिस्कनेक्ट सिर्फ इसीलिए नहीं है कि पॉलिसी मेकिंग में एक प्रॉब्लम है, वो तो है ही, हम डिस्कस करेंगे। मगर उसकी लार्ज वजह ये है, उसका जो मेन रीजन है, मुझे ये लगता है कि ये है कि कभी उनके साथ इस लेवल पे चर्चा ही नहीं की गई कि आपकी आवाज भी मैटर करती है, आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। दे आर ऑलवेज मेड टू बिलीव दैट यू इररेलेवेंट, योर वॉइस इज इररेलेवेंट, योर ओपिनियन इज इररेलेवेंट। इट्स अ हैंडफुल ऑफ पीपल, कुछ लोग डिसाइड करते हैं। दूसरा, उनको ये बताया जाता है कि आपने जब एक बारी अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन लिया, चाहे वो MLA है चाहे वो MP है, अब ये जिम्मेवारी उसकी है और आपकी जिम्मेवारी खत्म। अब वो आपका जो है एक मीडियम है, चैनल है, वो अपने आप करेगा। आप उसको बताते भी नहीं है, वो आप एज्यूम करते हैं कि वो हमारा भला सोचेगा, हमारे भले के लिए करेगा, और जो भी वो करेगा अब वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव। 5 साल बाद फिर वो उसका जवाब मांगते हैं उससे कि आपने किया या नहीं किया। लेकिन उससे जो मांगी की जाती हैं कि आप ये आवाज उठाइए विधानसभा में, ये है, वो एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्म नहीं है। ये पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, जो मैं आपके प्रिज्म से देखूं, आपके सवाल के प्रिज्म से, कि हाँ ये भी बात ठीक है कि हमने
पिछले 75 साल में अगर देखा जाए तो उसके जो पहले 50 साल में हमने उस तरह की कोशिश कभी की ही नहीं, ये समझने की कि एक आम आदमी की पॉलिसी मेकिंग से उससे जुड़ना कितना जरूरी है। और बावजूद इसके कि हमारे को पिछले 50 साल में, सबसे पहले जो 50 साल में इतने एग्जाम्पल्स हैं हमारे जो लॉज बने हैं उसके फेलियर के इम्प्लीमेंटेशन में, हाँ, एंड वी हैव अ वेरी पुअर ट्रैक रिकॉर्ड ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज। और हम उसकी कई वजह देते रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है मैं ये समझता हूं कि उन लॉज की कभी ओनरशिप ही नहीं आई लोगों से। लोगों ने कभी उसको अपना माना ही नहीं कि मेरा है। वो सोचते हैं कि ये टॉप डाउन लॉ है, ना कि बॉटम अप, कि हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं, हमसे तो किसी ने बात ही नहीं करी, ये तो आपने कानून बना दिया, हम नहीं मानते इसको। और देयर इज अ डिफायंस, देयर इज अ नेचुरल टेंडेंसी टू शो देयर डिफायंस बिकॉज दे फील कि हमारे से आपने बता दिया, ऊपर से बना के भेज दिया, हमसे तो किसी ने पूछा भी नहीं, हम नहीं मानते इसको, हमारा विचार लिया ही नहीं, हमारा विचार तो कुछ और था, ऐसे होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था। तो ये एक वजह, बहुत इंपॉर्टेंट वजह रही है। और मैंने पॉलिसी मेकिंग के अपने काम में इसको बहुत डीपली स्टडी किया है। और खास करके अगर आप अमेरिका में देखिए, जब अमेरिका में वो अपनी एक विजन बना रहे थे कंट्री की कि हमारे को क्या एक फ्री मार्केट इकोनॉमी बनाना है या हमारे को एक पब्लिक सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी बनाना है, क्या हमें एंटरप्रेन्योरशिप इनकरेज करनी है, क्या करना है। तो अगर आप उस टाइप की रिसर्च देखिए जो एकेडमिक्स ने की है, तो बहुत क्लियर तरह से निकल के आता है कि सारी पॉलिसी मेकिंग एक लॉन्ग टर्म विजन के द्वारा बनाई गई। सो मैं आपको ये तीसरी वजह बता रहा हूं अब कि हमारे यहां पर पॉलिसी बहुत नीजर्क रिएक्शन पे बनती रही है। इट इज वेरी रिएक्शनरी, एपिसोड से लेकर के, इंसिडेंट से लेकर के, स्कैम्स से लेकर के, पॉलिटिकल एजिटेशन से लेकर के, इन सब से जुड़े हुए रिएक्शंस पे पॉलिसी बनती रही है। तो जब रिएक्शनरी पॉलिसी होती है तो आपको इतना टाइम ही नहीं मिलता कि आप उसमें एक कंसल्टेटिव प्रोसेस कर सकें। वो इतनी स्पॉन्टेनियस होती है, इंपल्सिव होती है कि आपको आज ही लाना है, बिकॉज अदरवाइज आपको उसकी पॉलिटिकल कैपिटल नहीं मिलती है। तो ये वजह से भी आप डिसरिगार्ड कर देते हैं, और आप चाहे पॉपुलर मेजर्स लें, चाहे आप पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट की वजह से मेजर्स लें, लेकिन उसमें आपकी जो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन है वो डीप नहीं होती इतनी। ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। मुझे लगता है तीन, हम और भी डिबेट करेंगे, आगे जाकर के डिस्कस करेंगे, लेकिन ये तीन वजहों को मैं समझता हूं कि मेनली रिस्पॉन्सिबल रही हैं एक्सक्लूजन के लिए। लैंग्वेज भी एक बहुत बड़ा बैरियर रही है, लेकिन उसके बारे में हम मोर स्पेसिफिकली चर्चा करेंगे जैसे आप सवाल पूछेंगे, बिकॉज आई बिलीव दैट इज द कोर, दैट इज गोइंग टू बी द कोर ऑफ आवर डिस्कशन टुडे, besides some of the other things. You're on mute. आपने काफी कुछ अच्छे मुद्दे निकाले उसमें कि आम आदमी क्यों ऐसा फील करता है कि ये मेरा डोमेन नहीं है, उससे मेरे कुछ लेना देना नहीं है उसके साथ। आपने एक सवाल उठाया, पॉइंट उठाया कि संविधान का, कि संविधान जब से बना है तब से ये इसी तरह से हम पॉलिसी बनाते आ रहे हैं। तो अभी तो गांधी जयंती भी आ रही है कुछ दिनों में। आप जानते हैं कि हम सब जानते हैं कि गांधी जी ने बताया था कि वो चाहते थे कि ग्राम स्वराज्य हो, कि गांव का एक रिपब्लिक, विलेज रिपब्लिक बने, और हमारा जो पूरा संविधान है उससे फाउंडेशन विलेज बने, नहीं कि सेंटर। और जो हमने संविधान बनाया वो बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट हुआ जो गांधी जी चाहते थे, उससे उसके हिसाब से। तो क्या हमें लग रहा है कि अगर हम सोचे उस वक्त की बात सोचे कि 1940s में अर्ली जब चर्चा हो रही थी संविधान की, तो ये ग्राम विलेज रिपब्लिक का जो मुद्दा था, तो उसमें क्या हुआ वहां पे कि ताकि हम लोगों ने उसके बारे में इतना ध्यान नहीं दिया। बाद में हम लोग लाए हैं 73rd 74 अमेंडमेंट जो लाए हैं, जहां हमने ग्राम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाए हुए हैं, PRIs, लेकिन उनका रोल बिल्कुल सब्सिडियरी रहा है। ऑल फंक्शंस एंड पावर्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल पावर्स सब रहे हैं सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। तो पंचायती राज तो है, लेकिन वो इस तरह से इतना कुछ कर नहीं पा रहा है।
तो मैं सोच रहा हूँ कि एक थोड़ा हिस्ट्री भी हमारी उसके पर बनी हुई है, तो उसके बारे में आप क्या राय देंगे? जी, आपकी बात से पूरी तरह से सहमत, मगर मैं बहुत बारी सिर्फ अपनी लीगल रिसर्च में नहीं, जनरल रीडिंग के लिए भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स को पढ़ता हूँ, और मुझे लगता है कि उससे बेहतर डॉक्यूमेंट एक इस कंट्री का विजन डिफाइन करने का है नहीं, हो भी नहीं सकता। इतनी रिच डिबेट है वो, इतना विजनरी कंटेंट है, और वो रियलिस्टिक है, जमीन से जुड़ा हुआ है। इंटेलेक्चुअल लोगों ने डिबेट करी, थिंकर्स ने डिबेट करी, मगर वो ग्राउंड से हटके नहीं, वो एक आम आदमी की एस्पिरेशन को डिफाइन करता ही है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स। दे आर द वॉइस ऑफ पीपल, आई कैन से अथॉरिटेटिवली, with all humility at my command, that every single word spoken in that debate, which is a documented history, represents the voice of every individual, aspirations and dreams of a greater future, while preserving your cultural history and everything. मगर मुझे ये लगता है कि उसके बाद के जो कई दशक आए, उसमें कहीं ना कहीं हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो गई। पॉलिसी मेकिंग में हम ऐसे मुद्दों से जूझने लग पड़े कि वो रियल मुद्दे हमारे उसमें से अपना फोकस लूज करने लगे, और उसमें से एक जो सबसे बड़ा मुद्दा जिसने फोकस लूज किया, जिससे डिटैचमेंट हो गया पॉलिसी मेकिंग का, वो है लोग। कि लोग जिनके लिए पॉलिसी बनाई जाती है, जहां लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है हमारा ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल है, कि लोग ही उसका एक फेल्क्रम है, उसका पिवटल है, उसकी एक सिल्वर थ्रेड है, वो कहीं ना कहीं ब्लर हो गया, और हम इसलिए डिस्कनेक्ट वो बढ़ता गया। और दूसरी भी और कुछ वजहें थी, मैं अब आपको बताऊंगा कि अब अगर आप देखें तो हिस्टोरिक जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट हुई तो एक कॉन्शियस एफर्ट किया गया कि आप सब जितने भी रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं सबको जोड़ा जाए। इट वाज अ कॉन्शियस एफर्ट मेड कि हर सेक्ट के लोग, हर रिलीजन के लोग, हर स्ट्रेटा के लोगों को एक रिप्रेजेंटेशन दी जाए, और बहुत ही एक मूवमेंट थी। इट वाज नॉट जस्ट एन एफर्ट, इट वाज अ मूवमेंट। लेकिन उसके बाद वो मूवमेंट डिस्कनेक्ट हो गई, और हमारे पास वो माध्यम ही नहीं थे कि इतनी वास्ट कंट्री को हम आउटरीच कर सकें पूरी तरह से उनको जोड़ने के लिए। हमारे पास मीडिया भी नहीं था, एक दूरदर्शन था, एक ऑल इंडिया रेडियो था, विविध भारती था, इसके अलावा पॉलिसी मेकिंग कनेक्ट के लिए हमारे पास थे ही नहीं लोग। न्यूज़पेपर था, लेकिन आपको पता है लिमिटेशंस थी, लोग इलिटरेट थे, पढ़ते कैसे थे। गांव में जब तक इंफॉर्मेशन पहुंचती थी तब तक तो लॉ पास होकर के इम्प्लीमेंट हो चुका होता था, ठीक है जी। तो वो सब एक डिस्कनेक्ट रहा। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये सब बदलने लगा है पिछले 25-30 साल में, जब हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए अर्ली 1990s में। उसके बाद एक रेवोल्यूशन आया है, वो चाहे वो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, चाहे वो मीडिया है, चाहे और टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन आए, टेलीफोन, एवरीथिंग, उसने वापस लोगों को जोड़ा इस मूवमेंट से, पॉलिसी मेकिंग के बहुत तरीके से, और वो अब तो और भी बढ़ गया है। मगर अगर आपसे अगर मैं बात करूं तो मुझे ये लगता है कि हमें अभी भी उस तरह की पूरी रिकॉग्निशन नहीं है कि ये एक पार्टिसिपेटिव जो डेमोक्रेसी होती है उसमें ओपिनियन ऑफ पीपल मैटर अ लॉट, और उसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो फिर इम्प्लीमेंटेशन में नजर आता है। एक लॉ की फेलियर और सक्सेस डिपेंड करती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन, और इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड करती है ओनरशिप ऑफ दैट लॉ। और मैं आपको ये एग्जांपल दूंगा इस समय इंसॉल्वेंसी लॉ का। थोड़ी लंबी बात कर रहा हूं, पर ये एक हिस्टोरिकल है, मैं आपको बता रहा हूं, केस स्टडी है, और ये बताना बहुत जरूरी है लोगों को। जब आईबीसी मई जून में पास हुआ 2016 में पार्लियामेंट में, पहली बार इस कंट्री में हमने देखा कि उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए एक मैसिव विजन तैयार किया गया। उसमें पॉलिटिकल विल थी, उसमें एनर्जी थी, उसमें एक प्रोग्राम था, उसमें
हर तरह के रिसोर्सेज को लाया गया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक स्ट्रेटजी तैयार की गई कि स्टेक होल्डर्स को कैसे साथ लाएं जो इसको आगे ले जाकर के इंप्लीमेंट कर सके। और उस मूवमेंट का मैं एक हिस्सा था, इसलिए आपको कह सकता हूं कि सबसे मेजर सक्सेस इस आईबीसी की जो रही है वो ये रही है कि हमने हर स्टेक होल्डर को साथ जोड़ा। इतनी कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस किए गए हैं अनगिनत। मैं आपको गिना भी नहीं सकता हूं कि पहले 6 महीने में ही कम से कम 1000 से ऊपर हुए होंगे। रोज 3-3 होते थे और फिजिकल होते थे, और हर कोने में होते थे हिंदुस्तान के, भारत के हर जो भी इसके साथ इंस्टीट्यूशनल स्टेक होल्डर है या इंडिविजुअल स्टेक होल्डर्स है, स्टेट सेंट्रल लेवल पे, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पे, सबके साथ जुड़ करके उनको समझाया गया कि लॉ क्या है, इसकी जरूरत क्या है, इसका विजन क्या है। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, एक इकोनॉमिक लॉ है, ये कैसे हमारे फाइनेंशियल आर्किटेक्चर के हार्ट में बैठा है, उसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्या है। तो एक मूवमेंट बन गया वो। इट ऑलमोस्ट बिकेम अ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। एंड जिस तरह की एनर्जी वो इसमें लेके आया, तो वो एनर्जी इसलिए आई कि आपको पॉलिटिकल विल तो है, लेकिन लोग भी जुड़ गए, क्योंकि उनको बताया गया, उनको समझ आई कि उनकी जरूरत के लिए है, उनकी अच्छा के लिए है। और सिर्फ यही नहीं, जनरली जो उनके व्यूज से लिए गए, और पहले 6 महीने से ही अमेंडमेंट शुरू हो गई लॉ कि नहीं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो और पिछले 1.5 साल में वो थोड़ा कम हुआ, तो एनर्जी भी ड्रॉप हुई है लॉ की। और मुझे इसको हेजिटेशन नहीं है कोई भी कहने की, मैं कई प्लेटफॉर्म्स पे कह चुका हूं कि पिछले 1.5 साल में जो स्लाइड हुआ है वो इसी वजह से हुआ है कि जो हमने डिस्कनेक्ट, हमारा जो कनेक्ट है वो हमने स्टेक होल्डर्स के साथ लूज करना शुरू कर दिया है। वी हैव टू ब्रिंग दैट बैक, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सर। आपने कुछ बहुत ही प्रमुख मुद्दे उठाए। पहली बात आपने की ओनरशिप की, कि यदि लोग लॉज या पॉलिसीज को ओन नहीं करेंगे, अपना नहीं, उसमें भागीदारी नहीं लेंगे, तो फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन में फॉल्स आती हैं। दूसरी आपने बात की रिएक्शनरी पॉलिसी मेकिंग की, कि कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग में हम एक इन्विजन नहीं कर पाए हैं, और जनरली जो रिस्पॉन्सेज रहा है लेजिस्लेशन का वो रिएक्शनरी रहा है, जिसके कारण एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग जो है वो नहीं हम उतना ला पाए हैं। और तीसरी आपने बहुत ही प्रमुख बात की लैंग्वेज की, कि लोग समझ भी नहीं पाते हैं कि क्या पॉलिसी क्या कहना चाहती है। वो देखा जाए तो जैसे बोलते हैं लीगलीज, जो लैंग्वेज है लॉ की, वो भी सर बहुत ही कठिन है। आम जनता तो उसको लॉ की किताब पढ़ भी नहीं पाएगी। और मुझे याद आता है कि 1970s में यूके में प्लेन इंग्लिश मूवमेंट लाया गया, जहां पे जितने भी लीगल टेक्स्ट थे उसको सिंप्लीफाई किया गया, क्योंकि लोगों को कनेक्टेडनेस नहीं आ रहा था, वो समझ नहीं पा रहे थे कि जिनके लिए कानून बनी है वही उसको पढ़ के समझ नहीं पा रहे थे। और सर आपने बात की आईबीसी की। आई थिंक आईबीसी एक उदाहरण है कैसे बिहेवियरल चेंज लाया गया क्रेडिटर्स में। सो यूज ऑफ नज एंड यूज ऑफ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स इन चेंजिंग द लेंडिंग बिहेवियर जो था, वो चीज को मद्देनजर रखते हुए कानून बना। सर मेरा सवाल यह है कि ये सब ठीक है, पर लैंग्वेज एज अ बैरियर फिर कैसे खत्म किया जाए? आपको क्या लगता है कि लैंग्वेज कितना इम्पोर्टेंट है, और इसको कैसे हम खत्म कर सकते हैं, इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं ताकि आम लोगों की भागीदारी हो सके? नीति जी, आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये एक लॉ ऑफ नेचर है कि जिस बात का या किसी भी चीज का जब वक्त आता है, तो वो उसी समय आता है और वो फिर एक मूवमेंट बन जाती है। आपने जो ये कार्यक्रम शुरू किया है लोकनीति का, और लैंग्वेजेस का इशू उठाया है, ये सिर्फ जहां आप सोच रहे हैं, मैं आपको बता सकता हूं कि बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने इंडिपेंडेंटली इस रियलाइजेशन को अब समझ लिया गया है। अगर आप जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, आप अगर उनकी स्टेटमेंट्स देखें पिछले 1 हफ्ते की, उन्होंने दोनों बातें जो अभी आपने समराइज करी उनको उठाया है और बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स पे उठाया है। पहला उन्होंने उठाया है कि जो कानून है वो लिखने और कानून
में जो जजमेंट्स कोर्ट की होती हैं वो एक आम आदमी को नजर में रखते हुए लिखी जाने चाहिए। तो उन्होंने ये बहुत साफ शब्दों में कहा है कि हमें जो जजमेंट्स हैं और हमारे को जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसको इंडियनाइज करना है। हमारे को इस कॉलोनियल जो हैंगओवर है उससे निकलना है। और अगर आज तक हमने इसको समझा नहीं तो कहीं ना कहीं इट्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशंस इन दिस कंट्री कि हमने ये सोचा ही नहीं कि एक आम आदमी आज भी एक फ्री इंडिपेंडेंट इंडिया को महसूस ही नहीं कर पा रहा है। कई इंस्टीट्यूशनल वर्क में, चाहे वो पॉलिसी मेकिंग है, चाहे वो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, और ये सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। तो आप देखेंगे कि अगर कोर्ट्स अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू कर देती हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट में अगर आप आर्ग्यू कर रहे हो तो यू हैव, इट इज नॉट दैट यू मस्ट आर्ग्यू ओनली इन इंग्लिश। और अगर आप हाई कोर्ट में आर्ग्यू कर रहे हैं देन आई कैन ओनली आर्ग्यू इन इंग्लिश, या फिर जो इंग्लिश नहीं जानता है वो एक्सक्लूडेड है। ये हमें खत्म करना है। और लैंग्वेज को एक बैरियर तो होने ही नहीं देना चाहिए, बिकॉज लैंग्वेज हमारी सबसे बड़ी कैपेबिलिटी है, स्ट्रेंथ है टू एक्सप्रेस। मैं चाहे आज कितना भी इंग्लिश में आर्ग्यू करता हूं, 30 साल की ट्रेनिंग हो गई है लॉ की, मैं इंग्लिश में आर्ग्यू करता हूँ, इंग्लिश वाले प्लेटफॉर्म्स में अपेयर होता हूँ, तो मैं सोचना भी इंग्लिश में शुरू कर दिया है। आज मुझे हिंदी में बोलने में मुश्किल होती है और मैं उसके लिए आई फील वेरी एम्बेरेस्ड एंड ऑकवर्ड। और मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ कि ये आपको नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम। हिंदी और इंग्लिश, उनकी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों है, तो आप हिंदी भी बोलो और शर्म नहीं होनी चाहिए, झिझक नहीं होनी चाहिए, करिए। तो आप ये देखेंगे कि इसकी रियलाइजेशन हो गई है। वही बहुत बड़ी बात है जब इंडिया कंट्री का हेड ऑफ द जुडिशरी कहता है ओपनिंग प्लेटफॉर्म में कि अबे हमें जुडिशियल सिस्टम को, जस्टिस डिस्पेंशन सिस्टम को इंडियनाइज करना है। वो ये कह रहे हैं कि लैंग्वेजेस को इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड नहीं करना है। दूसरी बात कि जजमेंट्स भी सिंपल तरीके से लिखी जाए। और आप पिछले 6-8 महीने में आपने देखा होगा कि 2-3 हाई कोर्ट, नाम नहीं लूंगा और जजेस का नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने फ्लावरी लैंग्वेजेस लिखी हैं, बहुत इंग्लिश लंबी जजमेंट लिखी हैं, उनको रेप्रिमांड किया गया कि ये वो कॉलोनियल टाइम नहीं है कि आपको यहां पर अपनी शेक्सपियरियन इंग्लिश दिखानी है। नथिंग रॉन्ग विद इंग्लिश, नो इंसल्ट मेंट फॉर इंग्लिश, बट आपको एक आम आदमी को जो समझ आ सके वो इंग्लिश लिखनी है, या उस भाषा में कानून को लिखना है, उस भाषा में जजमेंट को लिखना है। तीसरी एक और बात आपको मैं कहूंगा कि क्या है कि अगर आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट बहुत सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश में है। और उसकी वजह यह है कि जो उस समय लोग अपनी बात को और एक अच्छी तरह से आर्टिकुलेट होकर के कह सकते, ताकि कम समय में उस बात को अच्छी तरह से समझा जा सके और उसको किया जा सके। चाहे वो बाबा अम्बेडकर की चेयरमैनशिप में लोग थे, सब कमिटीज थी, वो एक वजह थी। बट दैट वाज नॉट अ स्टार्टिंग पॉइंट कि नहीं अभी यहाँ इंग्लिश में ही होगा। नॉट दैट इट वाज मेंट टू बिकम अ प्रेसिडेंट, लेकिन वो बन गए कुछ प्रेसिडेंट की, कुछ काम लेजिस्लेटिव जुडिशियल इंग्लिश में, ऐसे वैसा नहीं है। तो आप देखेंगे ये बहुत बड़ा बदलाव अगले 10 साल में आने वाला है। इट विल बी अ टेक्टोनिक शिफ्ट ऑफ प्लेट्स, आई एम टेलिंग यू। और आप भी उसी का हिस्सा हैं, उस मूवमेंट का, उस सोच का जो आप आज कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारी यही चेष्टा है, हमारा प्रयास है कि हम एक नई क्रांति लाएं देश में, जहां पे पब्लिक पॉलिसी शिक्षा के माध्यम से आम आदमी का जुड़ाव हो। सर, एक मेरा आपसे सवाल यह होगा, आपके एक्सपर्ट क्षेत्र में एक बात की गई है, जो दिवालेपन कानून है उसमें फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस की, जैसे नया जो कानून आ रहा है फॉर पर्सनल इंसॉल्वेंसी। नाउ इसमें मुझे लगता है कि लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर हो जाएगा यदि इसको हम बहुत जल्दी इसको हम एड्रेस ना करें। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह का चैलेंजेस हमारे सरकार के समक्ष है, हमारे समक्ष है पर्सनल इंसॉल्वेंसी को लेके लैंग्वेज पे, और क्या किया जा सकता है इस क्षेत्र में, हमें क्या करना चाहिए क्षेत्र में? आज से 4 साल पहले से इस
मुद्दे पे सरकार में बहस चल रही है। जब कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया था और वो एक किस्म से ट्रैक पे आना शुरू हो गया था, तो एक डिस्कशन शुरू हुआ कि अब हम पर्सनल इंसॉल्वेंसी का भी सोचते हैं इम्प्लीमेंट करने का। उसके लिए 2 वर्किंग ग्रुप भी बन चुके हैं। मैं उसका हिस्सा भी था, तो मैं बहुत सारी चीजें आपको उसमें जो अंदर की बात है वो मैं आपसे ऑब्वियसली नहीं शेयर कर पाऊंगा, बट समराइज जो कर सकता हूँ कुछ चीजें जो पब्लिक डोमेन में है, कि ये बिल्कुल एक कंप्लीट रियलाइजेशन और रिकॉग्निशन थी कि ये कानून है जो 1.3 बिलियन पीपल को अफेक्ट करेगा, लोगों को पूरी कंट्री में, चाहे वो एक फार्मर है जिसका 20,000 का डिफॉल्ट हो, या फिर एक शॉपकीपर है जिसका शायद 5 लाख का हो, या जिसने एक गाड़ी खरीदी है चाहे वो BMW हो 50 लाख की, ये उन सबको अफेक्ट करेगा। उस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक क्लियर पॉलिसी स्ट्रेटजी चाहिए। उसमें 4-5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मेरी अपनी जो रिपोर्ट में मेरी हिस्सेदारी थी, मैंने उसमें कंट्रीब्यूट भी किया। पहला ये कि आप इनको कल्चरल डायमेंशंस इसके समझने शुरू होंगे, बिकॉज इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है, आप उसको एक पेंट से ब्रश नहीं कर सकते। और राजस्थान में जो मारवाड़ी कम्युनिटी है वो रिस्क टेकिंग एंटरप्रेन्योर्स, और फेलियर इज अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर। They recognize that success and failure are 2 sides of the same coin. जो बिजनेस आप करेंगे तो फेल भी हो सकता है, सक्सेस भी हो सकता है। इट इज नॉट सीन एज स्टिग्मेटिक कि आप फेल हो गए, लेकिन आप किसी और के पास चले जाइए तो जो फेलियर है और उससे अगर इंसॉल्वेंसी होती है, सीन एज हाईली स्टिग्मेटिक। लोग सुसाइड कर लेते हैं। आपके दरवाजे पे कोई आकर के नोटिस चिपका जाए कि आपका दिवाला निकल गया है, वो एक शर्म की बात मानी जाती है। हमारी कंट्री में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना तक ही नहीं, हमारे अगर हमारे स्क्रिप्चर्स देख लीजिए तो उसमें भी फादर अगर डाइज विदाउट पेइंग हिज डेट, हिज सन इज सपोज्ड टू पे। हम इतना उसको सैंक्टिटी देते हैं, और लोग इतना भी कहते थे अगर आप लोगों का पैसा दिए बिना मरोगे तो आपको अगले साल में आप जानवर पैदा हो गए। ऑल काइंड ऑफ थिंग्स वर देयर, दे वर टॉट। इट्स अ पार्ट ऑफ द थॉट प्रोसेस ऑफ दिस कंट्री। तो अगर आप एक लॉ इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं ऐसे एरिया में, तो पहले तो आपको कल्चरल डायमेंशन समझनी होगी, फिर आपको एक मैसिव स्केल पे एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम बनाना पड़ेगा कि ये ऐसा नहीं है, ये आपके बेनिफिट के लिए है, ये फ्रेश स्टार्ट देगा, और आपको इसको स्टिग्मेटिक नहीं देना चाहिए ना। उस एजुकेशन प्रोग्राम बनाने के लिए आपको ग्रास रूट के लोगों को लगाना पड़ेगा। वो एक मैं जाकर के किसी में गांव को एक लोगों को समझाऊंगा वो नहीं समझ आएगी, लेकिन एक आशा वर्कर अगर समझाएगा या समझाएगी तो उनको समझ आएगा। तो ये सब एक स्ट्रेटेजी है। स्कूल में आपको टेक्स्ट बुक में कहानियों के थ्रू, छोटे छोटे शॉर्ट स्टोरीज के थ्रू आपको ये इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा माइंडसेट चेंज, कि एक दिस इज लाइक एजुकेशनल लिटरेसी प्रोग्राम। तो आपको फाइनेंशियल लिटरेसी लानी पड़ेगी, सोच बदलनी पड़ेगी। 2-3 साल तो आपको इसमें लगाना पड़ेगा। रेडियो पे प्रोग्राम, रेडियो पे कहानियां, टीवी पे प्रोग्राम, सीरियल्स, ये एक रेवोल्यूशनरी आपको प्रोग्राम लाना पड़ेगा पॉलिसी चेंज के लिए। और वो जब होगा तो लोगों की सोच बदलेगी, आपको इसको लाना पड़ेगा। ये तो मैं आपको एक ही डायमेंशन बता रहा हूं। दूसरा, लैंग्वेज। अब आप ये एक कर्नाटका में छोटा सा गांव में एक फार्मर का प्रॉब्लम है, उसको इंसॉल्वेंसी लॉ इंग्लिश में लिखा, पॉलिसी कैसे बनी, क्या होता है, क्या है, कंप्लीट डिस्कनेक्ट है ना। और डिस्कनेक्ट ऑफ लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ डिस्कनेक्ट। आप कितना भी पील कर लें उस अनियन को, आप नहीं पहुंच पाएंगे उस तक। तो एक प्रोग्राम चाहिए कि आप उनको उनकी लैंग्वेज में कनेक्ट करें, उनके कल्चर में कनेक्ट करें, उनके ट्रस्टेड स्टेक होल्डर्स, कम्युनिकेटर्स के साथ ट्रस्ट करें। सो इट्स नॉट ओनली लैंग्वेज, इट्स अबाउट द मीडियम्स थ्रू व्हिच यू आल्सो कनेक्ट। So this is a revolutionary thing, and I'm telling you, people don't understand. 1.3 billion people को आप एक लॉ बनाना चाह रहे हो जो एक इकोनॉमिक लॉ है, उनकी लाइफ्स को टच करेगा। Your program can make a big contribution in that, कि आपको ऐसे एक कैडर तैयार करना चाहिए जो कि ये डिफरेंट लेयर्स को रिप्रेजेंट करे और बॉटम ऑफ द पिरामिड तक पहुंचाए। बड़ा धन्यवाद सुमन जी।
हमने काफ़ी मुद्दे उठाए, कल्चर से लेकर लैंग्वेज, और जो मुद्दे आप बता रहे हैं कि आम आदमी क्यों इसमें पार्ट नहीं ले सकता है पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस के अंदर। तो आपके अनुभव से मैं पूछूंगा ब्रॉड सवाल एक, कि और क्या दिक्कतें आप देख रहे हैं पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस के अंदर, उसके इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, और क्या सुझाव आप देंगे ताकि ये प्रोसेस जो हम बनाना चाहते हैं कि लोग इसमें जुड़े, लोग उसमें पार्ट ले और उसका एक बड़ा महल भी बने। मैं सोचता हूँ कि पहली सबसे जरूरी जो बात है, मैं समझता हूँ कि डेटा एनालिसिस, एम्पिरिकल डेटा पे रिलाय करना पॉलिसी मेकिंग के लिए बहुत जरूरी है। आप हेयरसे पे 2-4 आर्टिकल्स पे, ओपिनियंस पे, 1-2 जजमेंट्स को लेकर के आप रिएक्शनरी पॉलिसी मेकिंग नहीं बना सकते। आपको डेटा एनालिसिस करना चाहिए, which means that you need to invest in institutions which do gather data, evidence, analyze it, and produce quality material which can be used as assistance for policy making. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे लगता है कि इकोनॉमिक लॉज में तो खास करके और भी ज्यादा, बट सोशल लॉज में भी बहुत जरूरी है। नंबर 2, मैं बिलीव करता हूँ एकेडमिक्स का जो रोल है हमारी पॉलिसी मेकिंग में अनफॉर्चुनेटली बहुत लिमिटेड, ना के बराबर रहा है। अगर आप एडवांस्ड इकोनॉमीज में देखें तो एकेडमिक्स ड्राइव करते हैं पॉलिसी मेकिंग, although they bring a theoretical aspect, but it is futuristic. It is something which is based on assessment of historical data and a vision for future as a correction in everything. Academics need to be involved in policy making more deeply. Number 3, I believe that private sector engagement should be more meaningful. आज भी प्राइवेट सेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होती है, ये गलत होगा कहना कि उनको एक्सक्लूड किया जाता है, बट मुझे लगता है कि उतना इफेक्टिव और मीनिंगफुल नहीं है जितना होना चाहिए। कई बार लगता है मुझे कि सिंबोलिज्म है कि आप 3 इंडस्ट्री एसोसिएशन के हेड्स को कह दो कि आप रिप्रेजेंट करो, वो हर कमेटी पे होते हैं, जिसको कर दें वो 1-2 बात कह देते हैं, बट वो उतना डीप एंगेजमेंट नहीं है, और उनकी कंट्रीब्यूशन मैं कई बार फील करता हूँ कि उतनी नहीं होती है जितना कि वो अपने केस को एडवोकेट कर सके, नहीं हमारी बात की अहमियत है और हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं। चौथा, मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो आज का समय है, इंडियन पॉलिसी मेकर्स और एनी पॉलिसी मेकर्स हैव टू बी अहेड ऑफ द मार्केट ऑल द टाइम। दे कांट बी बिहाइंड द मार्केट एज रिएक्शनरी, दे हैव टू बी एक्टिंग, और इसकी वजह से उनको जो एक दे हैव टू बी वॉच्ड ऑफ ऑल द टाइम, ऑलवेज keeping a hawk eye on what's happening and moving in swiftly for any change and not wait for 4 years, 3 years, 5 years. आज के वक्त में luxury of time नहीं है, क्योंकि cost of any failure of implementation is massive. Cost of dissatisfaction from any law is massive. वो intangible cost को हम calculate नहीं करते कि वो कैसे लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी करती है कंट्री के लिए, कैसे आपकी एस्पिरेशंस को वो किल करती है, एंटरप्रेन्योरशिप को किल करती है। एक आदमी को जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सकता है, चाहे वो एक आपका शू मेकर से लेकर के वेदर इट इज द टॉप बिजनेसमैन, दे ऑल कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी इन सम फॉर्म और द अदर। तो हमें अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि वी नीड टू। नेक्स्ट बात एक और ये कहूंगा कि जो हमारी मुझे ये लगता है कई बार कि जो हमारी पॉलिसी मेकिंग है वो काफी सोफिस्टिकेटेड है। अब खास करके अर्ली 1990s से जब हमने स्टैंडिंग कमेटी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में, यूके मॉडल को स्टडी किया और आकर के वो लॉन्च हुआ मार्च 1993 में, और आप देख रहे हैं कि बहुत फ्रॉम टाइम टू टाइम स्टैंडिंग कमेटी अपना रिव्यू करती है इकोनॉमिक लॉज को या बाकी लॉज को, अपने कमेंट्स देती है, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। बट आई फील कि उसमें भी जो है स्टैंडिंग कमिटीज में आज भी जो एविडेंस दी जाती है, जिन लोगों को बुलाया जाता है, वो इट शुड बी अ लिटिल बिट मोर ओपन। इट शुड बी ऑल द पब्लिक कमेंट्स को इनविटेशन किया जाता है, अखबारों में सब आता है, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें भी बैरियर्स हैं। कुछ लोग जो हैं वो आने नहीं देते हैं उस आवाज को, जो आवाज वो चाहते हैं कि ना बोले। और मुझे लगता है कि एक
एक completely honest effort होना चाहिए. At the end of the day, we accept what the parliament decides. That is sacrosanct. If anybody is aggrieved that it is contrary to law, it can be challenged in a court of law. But in a democracy, what the parliament decides, that is the law, and we have to respect it, even if we have dissented. We have to abide by it, and honorably, right? We can continue to raise our voice if we believe it is wrong, but that has to be done. That doesn't mean that I do not obey the law, till it is not changed to my liking. So ये हमें करना है एक कल्चर. लास्ट बात ये कहूंगा कि हमारी कंट्री में एक एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम जो बहुत जरूरी है इम्प्लीमेंटेशन में, खास करके पॉलिसी मेकिंग के. पॉलिसी मेकिंग से के साथ उससे पहले तो है ही है, मगर उसके बाद भी बहुत जरूरी है, और हम वहां पर अपना एक मोमेंटम लूज कर देते हैं. मुझे लगता है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नीड्स टू बी मेड in building awareness and education about the purpose of the law and how it is for the benefit of the people, how it will benefit and change the generations to come, every aspect of law. और वो एफर्ट भी इंस्टीट्यूशन लेवल पे वही करेंगे जिनकी अगर आवाज सुनी जाएगी, जो पार्टिसिपेट फील करेंगे, हमें एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन मिला है, हमारी आवाज को सुना गया है, चाहे उसको एक्सेप्ट ना किया गया. आई मीन I can speak from my experience. There are a lot of things that I raise which get accepted, which don't get accepted in various committees. You don't sulk over it. You don't come out and criticize. At the end of the day, the majority decides. Collective will of those who are given this responsibility prevails, and you honor, accept with all dignity and grace, right? But the satisfaction that I have at the end of the day when I walk out of the room is to have been able to express myself and of being heard, and then a considered and informed decision being taken. That is what happens in parliament, isn't it, as a part of the debate. Thank you so much, Suman sir. आपसे बहुत हमें आज सीखने को मिला. मेरी आशा है कि इस कोर्स के माध्यम से जितने भी हमारे लॉयर्स बंधु हैं इस देश में, वो भी अब पॉलिसी की तरफ अपना जुड़ाव देखें. लॉ एंड पॉलिसी एक दूसरे से परे नहीं है, काफी जुड़ी हुई है. और मैं ऐसा समझती हूँ कि इस कोर्स के माध्यम से बहुत सारे हमारे लॉयर मित्र होंगे जो शायद पॉलिसी में अपना करियर डेवलप करें. तो मैं जाते जाते आपसे कुछ शब्द आपका सुनना चाहूंगी, या कुछ मैसेज हो हमारे लॉयर मित्रों के लिए लोक नीति के बारे में, यदि आप कुछ बोलना चाहें तो. वो डॉक्टर शाह ने ये सवाल भी पूछा था, मेरा वो जवाब रह गया देना, तो मैं इसी में अपना वो जवाब भी दे दूंगा, लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन का भी. और जैसे जो अभिवक्ता हैं, चाहे वो एक सब डिवीजन में प्रैक्टिस करते हैं लेवल पे, या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस करते हैं, सिविल लॉ करते हैं, इकोनॉमिक लॉ प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकली एक्टिव हैं या नहीं हैं, उन सबकी जो एक जागृति है उनकी एजुकेशन की वजह से, जो उनकी लीगल लिटरेसी है, वो उनको शेयर करनी चाहिए अपनी इमीडिएट कम्युनिटीज से, फॉर द बेनिफिट ऑफ द लार्जर गुड ऑफ द कंट्री. और वो तो मुझे लगता है कि जैसे ही कोई कानून बनने जा रहा है, जिसपे कमेंट्स इनवाइट किए गए हैं, उनको अपने अपने छोटे छोटे ग्रुप्स में, वर्किंग ग्रुप्स में, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप है या कैसे हैं, उसके बारे में अवेयरनेस बतानी चाहिए, उसके अपने व्यूज शेयर करने चाहिए, दूसरों को अपने व्यूज बताने के लिए इनकरेज करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि उसको वो एक सिंथेसिस नोट बना करके, उसको डिस्टिल करके एक छोटा सा नोट बना करके, चाहे वो जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है या कोई भी ऐसा वेबसाइट है जहां पे कमेंट्स बताए गए हैं, वहां पर वो कम्युनिकेट करें, क्योंकि वो उसको बेटर आर्टिकुलेट कर सकते हैं. और कंप्लीटली ऑब्जेक्टिवली करना चाहिए, अपने ओपिनियन को उसमें डोमिनेट ना करा करके, उसका एडवांटेज ना ले करके कि मैंने कंसल्ट तो कर लिया लेकिन अपना व्यू उसमें डाल करके उसको मैं पुश करूं. कंप्लीटली ऑनेस्टली एंड ऑब्जेक्टिवली एज अ कम्युनिकेटर to just relay those. I think that is a responsibility that they should have as responsible citizens. And wherever, of course, they can proactively participate, they should. And this, I think, can become a very powerful movement again. And we
थ्रू योर कोर्स, आपके कोर्स के माध्यम से हर लैंग्वेज में, हर इस कंट्री के हर कोने में हमें इस मूवमेंट को स्टार्ट करना चाहिए है। और ये हो सकती है, ये सिर्फ एक अनरियलिस्टिक एस्पिरेशन, एम्बिशन नहीं है, ये एक पॉसिबल है। कुछ वक्त लगेगा लेकिन ये हो सकता है और इसका समय भी आ गया है, मैं ये मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मेरी यही उम्मीद है कि बहुत जो लोग आपको सुने, हमारे खासकर हमारे लॉयर मित्र, उनको प्रेरणा मिले कि लोक नीति कार्यक्रम से जुड़े हो। और डॉक्टर पार्थ जे शाह, हमारे साथ आप जुड़े। डॉक्टर शाह, आप तो 30 दशक से आप इस एरिया में काम कर रहे हैं, और आप दोनों का साथ आना इस प्लेटफॉर्म पे, इस मंच पे, ये बहुत ही गौरव की बात है आईएसपीपी के लिए कि एक जना जो लॉ में इतनी एक्सपर्टीज, इतने ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, और आप जो पॉलिसी में इतने साल से आप देश में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आईएसपीपी की ओर से मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगी, अपने श्रोताओं को, आप दोनों को, और हमारे हर एक मित्र को जो इस प्रोग्राम के लार्जर गोल से जुड़ना चाहते हैं। आइए हम सभी मिलके ये संकल्प लें that we will bring public back in public policy debate। हम लोग को वापस लोक नीति से जोड़ेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से, लोक नीति जो आईएसपीपी ऑफर कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीति जी एंड डॉक्टर शाह।